Hey everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss a very interesting, important and very good chapter, that is microbes and human welfare. So this chapter, from this chapter, every year minimum 2-3 questions are coming. That is for must. In 2020 there was one question, in 2019 six questions, in 2018 one question, 2017 three questions, and 2016 phase 2 one question, phase 1 2 question. So there's in 2012 7 questions. So this chapter is very important, so let's discuss. So before starting with the video, consider subscribing to my channel, share and like and yeah, it is must to share with your friends, increase our family. If more members are there, there will be more interesting. And See, in microbes and human welfare, this is a very good chapter and we'll discuss it very nicely inshallah. And this chapter हम ऐसे नहीं बस लाइंस रटते जा रहे हैं, हम ऐसे ही पढ़ेंगे जिससे कि हमें वो अच्छे से याद हो जाए, उसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर क्या है? So in this chapter we discuss microbes in household products, microbes in industrial products, microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas, microbes as biocontrol agent, microbes as biofertilizers. So these are the subtopics we discuss. So first let's discuss introduction. Besides macroscopic plants and animals, microbes are the major components of biological systems on this earth. सो हम कभी भी ना मैक्रोस्कोपिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लेकिन माइक्रोब्स भी होते हैं जो नेक्ड आई को दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका भी एक अलग सी दुनिया है. दैट इज़ माइक्रोब्स द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ. ये अर्थ के मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन है? माइक्रोब्स. माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स. सो माइक्रोब छोटे हैं लेकिन मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम के. मतलब छोटे हैं तो कम जगह लगेगी ना, तो ये ज़्यादा होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं. यह स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 11th. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने पढ़ा. डू यू रिमेंबर विच किंगडम्स अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा था कि मोनीरा प्रोटिस्टा में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक जैसे बैक्टीरिया हो गए, वो मोनीरा में ओनली माइक्रोस्कोपिक. फिर भी हम काइसोफाइट्स डायटम्स फिर भी देख सकते हैं जब वो ब्लूम्स बनाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया ये मोनेरा को नहीं देख सकते. दे आर ओनली माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, हर जगह. जैसे एक हैंडफुल ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया. सो माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह, एवरीवेयर. So in the soil, microbes are present everywhere, in soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and plants. पानी में, हवा, पानी, मिट्टी, हमारे बॉडी के अंदर भी इनफैक्ट रहते हैं प्रोबायोटिक्स. एंड जब पैथोजेंस आ जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. तो इसको हम माइक्रोब्स को क्या बोल सकते हैं? ऑमनी प्रेजेंट, मतलब कहाँ भी, एवरीवेयर प्रेजेंट. यूबिक्विटस, एनीवेयर, कहाँ भी हो सकते हैं, हर जगह होते हैं और कहाँ भी हो सकते हैं. ऑमनी प्रेजेंट एंड यूबिक्विटस, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं. सॉइल, वाटर, inside our bodies, everywhere they are present, everywhere and anywhere. That is omnipresent, everywhere, ubiquitous, anywhere. So they are present even at sites where no other life forms could possibly exist. Sites such as deep inside the geysers, thermal vents, where the temperature कितना, तो ये हर जगह होते हैं. माइक्रोब्स हर जगह होते हैं, एवरीवेयर हर जगह होते हैं. डीप जहाँ पे कोई नहीं रहता ना, वहाँ पे कौन रहता है? माइक्रोब्स. व्हेन नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. साइट्स सच एज डीप्स इनसाइड द गीजर्स, जैसे थर्मल वेंट्स हो गए ना, इनके अंदर भी माइक्रोब्स होते हैं. वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस डीप इन द सॉइल. सो ये वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस डीप इन द सॉइल, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है. जैसे कि डीप इनसाइड द गेजर्स, थर्मल वेंट्स बोलते हैं, वहाँ पे 100 डिग्री 100 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे रहते हैं. डीप इनसाइड द सॉइल, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट्स. मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है,
एसिडिक है, कैसा भी है, हर जगह ये माइक्रोब्स रहता है. Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi, microscopic animal and plant viruses, viroids and prions that are proteinaceous infectious agents. Some of the microbes are shown in figure 10.1 and 10.2. ये भी डिस्कस करेंगे. तो पहले जान लेते हैं माइक्रोब्स रहते कहाँ हैं. हर जगह रहते हैं, एवरीवेयर. Soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and plants. They are present even at sites where no other life forms could possibly exist. Sites such as deep inside the geysers, thermal vents, where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius. Deep in the soil under the layers of snow, several meters thick, and in highly acidic environments. Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi, and microscopic animal and plant viruses. Viroids and also prions that are proteinaceous infectious agents. Some of the microbes are shown in figure 10.1 and 10.2. So पहली बात क्या है कि हम बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स क्या होता है, मेजर होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. होते छोटे हैं लेकिन मेजर पार्ट है, मेजर कंपोनेंट है अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम में. सो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, पानी, सॉइल, एयर, इनसाइड अवर बॉडीज, दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. They are present even at sites where no other life forms could possibly exist. Sites such as deep inside the geysers, thermal vents, where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius deep in the soil. Deep in the soil, under the layers of snow, several meters thick, and in highly acidic environments. Microbes are diverse protozoa हो सकता है, bacteria, fungi भी microscopic होता है उसमें भी, and microscopic animal and plant viruses, viroids, prions that are proteinaceous infectious agents. prions क्या है, proteinaceous infectious agent. prions को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये बहुत बड़े डिसीजेस कॉज करता है. microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. So microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. Microbes like bacteria and fungi can be grown on nutritive media to form colonies. सो फंगाई और बैक्टीरिया को आप कॉलोनीज बना सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करके. दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज. वैसे तो माइक्रोब्स नेक्ड आई से नहीं दिखते, लेकिन कि कॉलोनीज नेक्ड आई से दिख जाते हैं. सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऐसे कल्चर्स करके हम पढ़ सकते हैं. इन चैप्टर 8 यू हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ा कि माइक्रोब्स क्या क्या डिसीज़ कॉज करते हैं. जैसे वायरस इतने डिसीज़ कॉज करते हैं, कोरोना वायरस तो पता ही है कितना डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, इतने वेरिएंट्स आ रहे हैं फिर उसके, बिकॉज इट इज़ हैविंग RNA, राइट, सिंगल स्टैंडर्ड RNA. और दे ऑल्सो कॉज डिसीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी डिसीज़ कॉज कर रहे हैं viruses and microbes. But this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse way. इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब खराब है, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे ही हैं. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. पता चले कि माइक्रोब्स सिर्फ नुकसान नहीं पहुँचाते, कुछ अच्छे भी हैं उनमें से. कुछ बंदे अच्छे हैं जो हमें मदद करते हैं हाँ ज़िंदगी के हर मोड पे. हाँ ठीक है. और जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई के कॉलोनीज हमने एक आई से देख सकते हैं. सब जगह प्रेजेंट होते हैं. इवन ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट्स विद द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस. तो डीप इनसाइड द गीजर्स मतलब थर्मल वेंट्स में. थर्मल वेंट्स मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस. वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपका सिर्फ हड्डी भी नहीं बचेगा, पूरा चला जाएगा, एवरीथिंग डैमेज्ड. डीप इन द सॉइल, सॉइल के अंदर बहुत डीप. अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, स्नो के लेयर्स में भी जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहता है वहाँ भी होता है. सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट्स, जैसे थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं ना. तो ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पे आग की बैक्टीरिया होती है. माइक्रोब्स क्या क्या है, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, प्रोटोजोआ भी माइक्रोब्स में आता है. फंगाई भी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरस भी,
वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगई के कॉलोनीज आर ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से आप देख सकते हो। अब डायग्राम की बात करते हैं तो बैसिलस देख रहे हो, रॉड शेप्ड रेड कलर के बैक्टीरिया यहाँ डायग्राम में साफ साफ विजिबल हैं। सो ये है बैसिलस, जो पहला वाला लाल लाल रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना, वो बैसिलस है। सेकेंड वाला जो गोल गोल है वो कोकाई, कोकाई मतलब सर्कुलर है, जो गोल है। उसके बाद फिगर 10.1 जो हमने देखा वो बैसिलस का है, वो रॉड शेप्ड है। जो कितने टाइम मैग्नीफाई करके दिखाया है, 1500x टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाया। स्फेरिकल शेप्ड मैग्नीफाइड 1500x टाइम्स। रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजेला मैग्नीफाइड 50,000x टाइम्स। सो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो हमने बैसिलस देखे थे उसको 50,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्लैजेला एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, दैट इज इसका जो रॉड शेप्ड है, और इतने सारे फ्लैजेला पड़े हैं इसमें, इतने सारे फ्लैजेला। अब बात करते हैं कुछ वायरसेस की। तो ये जो फर्स्ट वाला वायरस है इसको हम बोलते हैं TMV टोबैको मोज़ाइक, सॉरी बैक्टीरियोफेज है ये वायरसेस। अब बैक्टीरियोफेज, ये पहला वाला बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं तो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। तो उसका जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो उसका मुंडा है, हेड, उसके बाद उसका कॉलर है, उसके बाद टेल है, उसके बाद प्लेट है, उसके बाद पिंस हैं, उसके बाद प्रॉन्ग्स हैं। प्रॉन्ग्स मतलब उसके पैर, हेड तो पता है, बीच में कॉलर और टेल है, कॉलर के बाद ही टेल है, टेल पे प्लेट है, प्लेट पे पिंस हैं, फिर प्रॉन्ग्स हैं। पिंस, प्रॉन्ग्स, प्लेट, टेल, तो हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, पिंस, प्रॉन्ग्स, मतलब 6 आइटम है इसके अंदर। एक है उसका मुंडा, हेड, एक कॉलर, एक टेल, एक प्लेट, पिंस एंड प्रॉन्ग्स। प्रॉन्ग्स मतलब उसके पैर हैं, पिंस पे हैं थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, प्लेट पे पिंस हैं और टेल है। एडिनो वायरस क्या है, एडिनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। सो ये एडिनो वायरस इन्फेक्शंस कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। और ये जो बैक्टीरिया है ये है टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसको हम TMV बोलते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। इसको ना कितने बार 1 लाख और 1 लाख से 1,50,000 तक मैग्नीफाई करके दिखाया है, तो हमें ये टोबैको मोज़ाइक वायरस दिख रहा है। कम्पैक्ट है, रॉड शेप्ड वायरस है, रॉड शेप्ड वायरस। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉलोनीज़ पे। ये कॉलोनी देखो, ये वाली जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की है। सो पहली वाली कॉलोनी जो गोल गोल दिख रही है वो बैक्टीरिया की है। उसके बाद जो ग्रीन कलर की कॉलोनी दिख रही है वो फंगस की है, फंगल कॉलोनी। पेट्री डिश में बनाया है इसको, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश। और सेकेंड वाला जो ग्रीन कलर का है, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश, ये फंगल कॉलोनी है हरा कलर का। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि हमने अभी देखा कि जैसे हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में देखा कि बहुत सारे माइक्रोब्स डिसीजेस कॉज कर रहे हैं, ड्रेडफुल डिसीजेस, निमोनिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और डिप्लोकोकस निमोनिया, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, टेटानस, कोलेरा, टाइफॉइड, ये सब माइक्रोब्स कॉज कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा बाय फंगस, तो फंगल रिंग बोलते हैं, रिंग वॉर्म जिसको बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज़ की वजह से होता है। तो ये सब जो डिसीज़ेस हैं इनसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये सच में हमेशा ही हार्मफुल होते होंगे, लेकिन कभी कभार ये बहुत यूज़फुल भी होते हैं, हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पे काम आते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे बैक्टीरिया ख़राब हैं, लेकिन मेजॉरिटी यूज़फुल हैं, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया यूज़फुल हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से डिसीज़ेस हो रहे हैं, उसके बाद थोड़ा हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेस रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे किसके बारे में, कि उनके इस्तेमाल क्या है, उनकी यूज़ क्या है, किस तरह से वो हमारी मदद कर रहे हैं जिससे हम अनजान हैं अब तक, है ना। तो उसमें हमारा जो डिसीज़ वाला आता है पार्ट, तो हम देखते हैं।
जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफी क्या कॉज कर रहा है, टाइफॉइड, टाइफॉइड किस फीवर इन ह्यूमन बींग्स, typhoid fever in human beings, salmonella typhi. So these pathogens generally enter small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. Sustained high fever 39 to 40 degrees Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite and are some of the symptoms of this disease. Intestinal perforations and death may occur in severe cases. So Salmonella typhi, a pathogenic bacteria which causes टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग. दिस पैथोजेंस कैसे एंटर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाने से और पानी से जो कंटामिनेटेड है, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ब्लड इनका व्हीकल है, से तैर के जा रहे हैं. सस्टेन्ड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, सस्टेन है, इससे कम नहीं हो रहा टेम्परेचर बॉडी का. वीकनेस हो रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है ये. स्टमक पेन ऑफकोर्स होगा. कॉन्स्टिपेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्टेड है. हेडेक और लॉस ऑफ एपिटाइट, खाना खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि ये तुम्हारा खाना खा खा के मोटा हो रहा है. तुम्हारे इंटेस्टाइन को ही खाना बना लिया इसने, जिसमें तुम्हारा खाना जाना था वो उसको इसने खाना बना लिया. स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है टाइफॉइड. ये कॉमन सिम्टम्स थे. और सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ भी हो सकता है. टाइफॉइड फीवर could be confirmed by viral test. A classic case in medicine that of Mary Mallon, nicknamed Typhoid Mary. इसको तो टाइफॉइड था ही, ये बहुत अनहाइजीनिक थी. It was worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. सो ये प्रोफेशन से कुक थी लेकिन बहुत अनहाइजीनिक थी, इसलिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए. खुद तो टाइफॉइड की कैरियर थी और बाकी के 10 लोग को मार देती है अपना अनहाइजीनिक खाना खिला के. बैक्टीरिया लाइक स्टेप्टोकोकस निमोनिया. सो जो बैक्टीरिया होती है द स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज निमोनिया. निमोनिया क्या कौन कौन कॉज होता है, स्टेप्टोकोकस और स्टेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनिया, और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. तो इनसे निमोनिया होता है विच इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं. एल्वियोलाई क्या है, एयर फिल्ड सैक्स कहाँ पे, लंग्स में, किडनी में क्या नहीं, लंग्स में. एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स रेस्पिरेशन. हवा से भरने का, पानी से भर गया. द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर हो गया, चिल्स, कफ एंड हेडेक. हेडेक तो होगा ही, बुखार तो आएगा ही, चिल्स एंड कफ, लंग्स इफेक्ट है तो चिल्स और कफ होंगे. सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर. क्यों, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई इसलिए, क्योंकि एल्वियोलाई एक्सचेंज नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली. अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोजॉल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन. सो बाय इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट कैसे हो जाता है, पर्सन्स इनहेल कर लेता है कि दूसरा सामने वाला खांस रहा है, इसको चिपक के बैठा है, उसका जो ड्रॉपलेट आया है हमारे मुंह में चला गया और एरोजॉल्स चले गया, और उससे, या फिर हम उसकी पेंसिल, ग्लास, यूटेंसिल्स, पेन शेयर कर रहे हैं, इससे भी हो जाता है. डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एक्सेट्रा सम अदर बैक्टीरियल डिसीजेस. तो हमने अब तक टाइफॉइड डिस्कस किया है, जिसका वायरल टेस्ट है आप कंफर्म करवा लेना अगर आपको है. एंड और निमोनिया जो स्टेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, जो ड्रॉपलेट वॉपलेट से बहुत एक से दूसरे पे फैलता है, यूटेंसिल्स शेयर करने, ग्लास, ये सबसे. डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया एक्सेट्रा सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिसीजेस इन मैन. क्या है, डिसेंट्री, डिप्थीरिया, प्लेग, हाँ डिसेंट्री पता है, डिसेंट्री, डिप्थीरिया, ये अदर डिसीजेस हैं. मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज द डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन such group of viruses which cause one of the most infectious human ailments, the common cold. हर एक बंदा दुनिया का कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कॉमन कोल्ड से सफ़र किया ही होगा. They infect the nose and respiratory passage but not the lungs. लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, बस रेस्पिरेटरी पैसेज ऊपर ऊपर इफेक्ट करता है. द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज्ड बाय नासल कंजेशन हुआ, डिस्चार्ज हो रहा है, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा. तो अक्सर सर्दी हो जाती है, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days. ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज
of an infected person can are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboards, or mouse, etc., and cause infection in a healthy person. स्नीज कफ इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स आपके मुंह में चले जाते हैं. सो इससे क्या होता है, कफ एंड कोल्ड. तो राइनो वायरस कॉज करता है. एंड सम ऑफ ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स टू. ये भी माइक्रोब है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, a disease man has fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. So plasmodium क्या है, एक tiny protozoan है. ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज़ के लिए. प्लास्मोडियम पता ही है, प्लास्मोडियम वाइवैक्स. ये मच्छर है, फीमेल मच्छर, और ये फीमेल मस्कीटो. इट ट्रांसफर्स द स्पोरोजॉइड्स into the healthy human, and these sporozoids grow, develop, undergoes different cycles in the human body, and then gametocytes are formed that are taken by mosquito, again female anopheles mosquito, and then it develops the other stages and then inject the sporophytes in the healthy person. So ऐसे cycle होता है. तो different species of plasmodium होते हैं, जैसे plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium falciparum. सॉरी मैं प्लास्मोडियम जो बोला है वो प्रोटोजोन है, और जो इसका कैरियर है वो है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. फीमेल एनोफिलस मस्कीटो कैरी करती है. प्लास्मोडियम तो प्रोटोजोन है जिसकी वजह से एक्चुअली डिसीज़ होती है. सो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लास्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया, falciparum आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया. ऑफ दिस malignant malaria caused by plasmodium falciparum is the most serious one and can be even be fatal. मोस्ट सीरियस वन है मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाई प्लास्मोडियम फैल्सिपारम, क्योंकि ये ब्रेन को अफेक्ट कर देता है, तो इसलिए ये बहुत डेंजरस है. लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम. ये हम अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हीमोजॉइन से हम पे क्या होता है, 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूस फीवर्स आते रहते हैं. हर तीसरे दिन फीवर आता रहता है. अब एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है प्रोटोजोन है. ये भी अगेन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉजेज अमीबियासिस. अमीबियासिस नथिंग बट अमीबिक डिसेंट्री. सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प्स, स्टूल्स, रुक रुक के पेट दर्द होना, स्टूल्स एंड विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. सो ये सब हो रहा है, मतलब अमीबिक डिसेंट्री है. हॉर्स फ्लाइज मैकेनिकल कैरियर, मतलब खुद को इफेक्ट नहीं होता उसको, लेकिन वो इसको इधर से उधर लेके जाके ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैकेनिकल कैरियर बोल रहे हैं इसको. एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड. मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से आपके खाने पर आया है ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोन. इसका मतलब आप बहुत अनहाइजीनिक हैं, तो इसलिए बाहर का खाना खाना बंद कर दो. And food products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by fecal matter are the main source of infection. मतलब आप किसी का fecal matter खा रहे हो, इसका मतलब वाटर आपका बिल्कुल अनहाइजीनिक है, फूड भी बिल्कुल अनहाइजीनिक है. किसी का fecal matter आपके खाने पर आना है थ्रू दिस हाउस फ्लाइज, तो कितनी गंदी बात है, कितनी अनहाइजीनिक चीज़ है. Ascaris, the common roundworm, and Eukarya, the filarial worm, are some of the helminths which are known to be pathogenic to man. ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, हेलमिंथ्स माइक्रोस्कोपिक नहीं है. अब हम बात करते हैं फंगई के बारे में. वायरस के बारे में बात किया, पहले बैक्टीरिया के बारे में. उसमें है साल्मोनेला टाइफी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और सेप्टोकोकस निमोनिया. उसके बाद राइनो वायरस के बारे में बात किया. फिर प्रोटोजोन डिसीज में प्लास्मोडियम और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका. एंड अब हम और जो हेलमिंथिक है वो तो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, माइक्रोब में नहीं आते वो. टॉकिंग अबाउट फंगाई. अब so many fungi belonging to the genera Microsporum, Thycophyton, Epidermophyton. एपी मीन्स ऊपर, डर्मोफाइटॉन मतलब आपके हाथ अपनी स्किन के ऊपर जो भी माइक्रोब्स हैं. दिस फंगल एपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म्स कॉज करते हैं. अब नेक्स्ट तो ये सब हो गए कि ये सब डिसीज़ कॉज करते हैं. और आपको पता है एडिस मस्कीटो डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है.
तो एडिस मस्कीटो और फीमेल अनाफिलस मस्कीटो से बच के रहना। अगर फीमेल अनाफिलस मस्कीटो कटा और वो इन्फेक्टेड था प्लाज्मोडियम से तो आपको हो जाएगा मलेरिया। अगर एडिस मस्कीटो है तो डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। फिर आपको वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थेरिया, इन सब की वैक्सीन हैं तो लगवा लेना। न्यूमोनिया एंड टेटानस लगवाएगी होगी। इसका तो पोलियो का तो बचपन में ही दे देते हैं। ओके, अब इससे आप ये मत समझो कि you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. They also cause disease in animals and plants, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. So क्या है हम चेक करते हैं। चलो, the first thing है microbes in household products. You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Milk से क्या बन रहा है? कर्ड बन रहा है। तो ये साउथ इंडिया में कर्ड बहुत चलता है, इवन नॉर्थ इंडिया में भी कर्ड बहुत चलता है। तो जो कर्ड है ये हम डे टू डे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये भी माइक्रोब से ही आया है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस। इसका दूसरा नाम है लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा नाम है एसिडोफिलस क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बनाता है इसलिए। एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम लैब ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड टू कर्ड। Microorganisms such as lactobacillus and others commonly called lactic acid bacteria lab grow in milk and convert it to curd. During growth, the lab produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins. A small amount of curd added to fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab, which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd. So जो lactobacillus है वो and others commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it to curd. During growth, the lab produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins. So coagulate होते हैं and digest the milk proteins. So during growth, the lab produces acids that coagulate and partially digest the milk proteins. lab क्या बनाता है? एसिड। ये एसिड से क्या होता है? that coagulate and partially digest the milk proteins. पूरा डाइजेस्ट करता है नहीं, partially करता है, उसको बोलते हैं कैसीन इज़ द मिल्क प्रोटीन। इसको partially डाइजेस्ट करता है, coagulate बनता है क्योंकि ये खुद एक एसिड बना रहा है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड टू फ्रेश मिल्क एज inoculum मतलब स्टार्टर, और स्टार्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैब, 1000 lakhs और व्हाट मिलियंस। तो मिलियंस ऑफ लैब है विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। जैसे नहीं कि आपने ठंडा मिल्क लिया, फ्रिज में से निकाला और उसके अंदर लैब डाल दिया, ऐसा नहीं होता ना। आपको क्या करना है? एक ल्यूकवार्म मिल्क लेना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज inoculum or starter contain millions of lab which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach too. The lab play a very beneficial role in checking disease causing microbes. So इतना ही नहीं, तो पार्शली डाइजेस्ट कर दिए मिल्क प्रोटीन कैसीन को। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज inoculum or starter contain millions of lab which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12, which also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12. It also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach too. तो converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by adding vitamin B12. तो कर्ड में vitamin B12 पाया जाता है. It's very important. Vitamin B12 and folic acid are important for RBC production. I hope you remembered. So in our stomach too, the lab play very important role in checking disease causing microbes. तो
ये चेक करता है कि आपके अंदर कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब तो नहीं है. सो इट्स प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल. एक तो विटामिन B12 इंक्रीज़ कर देता है इन अवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग डिसीज़. स्टमक में जाके चेक करता है कि आपके पास कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया माइक्रोब कुछ है कि नहीं है, तो मार देंगे उसको. द डव which is used for making foods such as dosa and idli is also fermented by bacteria. The dough which is used for making foods such as dosa and idli is also fermented by bacteria. The dough which is used for making what? Dosa and idli. The dough which is used for making food such as dosa, idli is also fermented by bacteria. So जो डव है जिससे आप डोसा और इडली बनाते हो वो भी कौन फर्मेंट करता है? बैक्टीरिया फर्मेंट करता है. इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. द डव विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. द डव विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. The dough which is used for making food such as dosa and idli are also fermented by bacteria. फंगस नहीं, ईस्ट नहीं, बैक्टीरिया फर्मेंट करती है ना. तो जो डव हम डोसा और इडली साउथ में तो बहुत बनता है, तो डोसा और इडली बनाने के लिए हम एक मतलब रात में पहले ही हम पेस्ट बना के उसका रख देते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो फर्मेंट होता है, एकदम फ्लफ़ी और टेस्टी बन जाता है. फर्मेंटेशन होता है कैसे? बैक्टीरिया से. द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वो ना साइज़ में बड़ा हो जाता है और पफ हो जाता है. उसको हम क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ. कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सो ये मेटाबॉलिक पाथवे को हम ना एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन और ये होता है फर्मेंटेशन बेसिकली. वे डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम? कहाँ से आते हैं? एनवायरनमेंट में रहते हैं. ये एनवायरनमेंट में से राइस पे मतलब जो भी पेस्ट है डव इडली डोसा वाला पेस्ट उस पर आ जाते हैं और उसका जो स्टार्च या ग्लूटेन है उसके ऊपर फीड करने लग जाते हैं. उसमें जो है उसको वो लोग यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और उनके बाई प्रोडक्ट्स जो भी उन लोगों के मेटाबॉलिक प्रोसेस से निकल रहा है वो उसमें रिलीज़ करते हैं. उसकी वजह से उसका फर्मेंटेशन हो जाता है. सिमिलरली द डव विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स इज सैकरोमाइसिस सेरेविसिए. तो हम ये सैकरोमाइसिस सेरेविसिए अलग से डालते हैं. ये होता है बेकर्स ईस्ट बोलते हैं. जब बेकिंग कर रहे हैं तो बेकर्स ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसिए. अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स. अलग अलग ड्रिंक और फूड बना सकते हो जैसे कि toddy, a traditional drink of some parts of southern India is made by fermenting sap from palms. So जो साउथन इंडियन है वहाँ पे टॉडी एक ड्रिंक चलता है. तो ये ड्रिंक को फर्मेंट करके बनाते हैं. फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स. पाम ट्री होते हैं ना, पाम ट्री में से जो सैप निकलता है उसको फर्मेंट करके टॉडी ड्रिंक बनाते हैं. toddy drink. So it's a traditional drink of some parts of southern India. It's made by fermenting sap from palm. ये ना अल्कोहल के ही जैसा इफेक्ट लाता है. तो ये फर्मेंटेशन होता है. साउथर्न इंडिया में ये बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक है. माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू. तो माइक्रोब्स को हम क्या क्या फर्मेंट करने के लिए यूज़ करते हैं? फ़िश को फर्मेंट करते हैं ताकि क्या होता है, फ़िश को फर्मेंट कर देते हैं ताकि ज़्यादा दिन तक उसको स्टोर कर सकें. फ़िश आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स. इन सब का हम माइक्रोब्स का यूज़ करके फर्मेंट कर लेते हैं. जैसे फ़िश हो गया, सोयाबीन, bamboo shoots to make foods. Cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. तो चीज़ ना बहुत ओल्डेस्ट है जहाँ पे हम माइक्रोब्स यूज़ करते आ रहे हैं. डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट. 3 चीज़ें हैं. टेक्सचर से पता चलता है कि कौन सा टाइप की चीज़ है. डिफरेंट वैराइटीज़ क्योंकि ये बहुत ओल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है. तो इसमें बहुत वैराइटीज़ हैं चीज़ के. और वो चीज़ के वैराइटीज़ किस पे डिपेंड करती है? मेनली
कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर कैसा है, फ्लेवर कैसा है एंड टेस्ट कैसा है। टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। जो पिज़्ज़ा में जो होता है ना वाइट ऊपर, वो चीज़ होता है, तो चीज़ ओल्डेस्ट फूड आइटम है, तो इसमें बहुत वैराइटीज़ भी है। वैराइटीज़ किस पे डिपेंड करती हैं कि उनका टेक्सचर कैसा है, उनका फ्लेवर कैसा है, उनका टेस्ट कैसा है। टेक्सचर दिखने में कैसा है, फ्लेवर कैसा है और टेस्ट कैसा है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। स्पेसिफिसिटी कहाँ से आती है कि ऐसा टेक्सचर, ऐसा फ्लेवर, कौन सा माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो स्विस चीज़ जो होता है, स्विस चीज़, जो स्विस चीज़ होता है, स्विस चीज़ due to production of a large number of carbon dioxide by bacterium named Propionibacterium shermani। तो ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। द रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम विच गिव देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। राइपेंड कर रहे हैं हम, मतलब चीज़ तो बन गया ऑलरेडी, उसको राइपन करने के लिए हम एक स्पेसिफिक फंगाई यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया नहीं फंगाई यूज़ कर रहे हैं, तो इससे एक पर्टिकुलर फ्लेवर आएगा। उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, और ये रॉकफोर्ड चीज़ को राइपन करता है, मतलब लास्ट टेक्सचर ऑफ फ्लेवर देता है, दैट इज़ पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। इससे रॉकफोर्ड चीज़ बनता है, बहुत टेस्टी होता है। स्विस चीज़ में बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इससे बहुत बड़े बड़े होल्स आ जाते हैं चीज़ पे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद एंटीबायोटिक्स देखेंगे। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है, इवन इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल requires growing microbes in very large amounts। सो मेनली दो चीज़ हैं इंडस्ट्रियल में, एक है शराब और एक है एंटीबायोटिक्स। पहले पी लो, फिर बीमार हो जाओ, फिर उसके लिए एंटीबायोटिक्स, उसके लिए दवा। सो बीवरेजेस हैं और एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। सम एग्जांपल्स क्या हैं, प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। Production on an industrial scale requires microbes in very large vessels called fermenters. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels. So जो vessels यूज़ करते हैं large, अब इंडस्ट्री के लिए बनाना है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बर्तन यूज़ करते हैं, वेसल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। A fermented beverages, microbes especially yeast have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। So ये सब बना रहे हैं beverages में, एक है wine, beer, whiskey, brandy and rum और rum। For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewers yeast। जब ब्रेड बना रहे थे तो उसको बेकर्स ईस्ट बोल रहे थे, अब जब ब्रूवरीज बना रहे हैं तो ब्रूअर्स ईस्ट बोल रहे हैं। Saccharomyces cerevisiae, it is used for fermenting malted cereals and fruit juices। It is used for fermenting malted cereals and fruit juices। So क्या ferment कर रहे हैं, malted cereals and fruit juices, malted cereals and fruit juice। तो किससे फर्मेंट करके बनाते हैं, जो सीरियल्स होते हैं माल्टेड सीरियल्स जैसे बार्ली और सब हो गया, उसका फर्मेंटेशन करता है, एंड फ्रूट जूसेस का, टू प्रोड्यूस इथेनॉल। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट, उसको बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। Depending upon the type of raw material used for the fermentation, the type of processing with or without distillation,
टाइप ऑफ फर्मेंटेशन के हिसाब से, विथ और विदाउट डिस्टिलेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर अपटेन। जिससे अगर डिस्टिलेशन हो रहा है तो अलग आएगा, और जो डिस्टिलेशन नहीं हो रहा वो अलग आएगा। तो विदाउट डिस्टिलेशन देखते हैं, वाइन एंड बीर। वाइन एंड बीर ये नॉर्मल है विदाउट डिस्टिलेशन, वेराज विस्की, ब्रांडी और रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। तो ये डिस्टिलेशन हो रहा है तो ये महंगा रहेगा, और इसको इसलिए हमने बोल दिया ब्रांड का है, ब्रांडी, रम और विस्की। सो ये फर्मेंटेड हैं, डिस्टिलेशन हुआ है, प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का क्या मतलब है कि इसमें अल्कोहलिक कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू विदाउट डिस्टिलेशन। जो वाइन और बीर बना है उसमें अल्कोहल कंटेंट कम होता है। द फोटोग्राफ ऑफ अ फर्मेंटिंग प्लांट इज शोन। सो फोटोग्राफ दिखा के, ये हुआ फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ जो है सो यहाँ पे जो फोटोग्राफ है ये है फर्मेंटेशन प्लांट का फोटोग्राफ, और ये है फर्मेंटर्स का फोटोग्राफ। सो ये फर्मेंटर्स है बेसिकली, और ये जो है ये फर्मेंटेशन प्लांट है। सो फर्मेंटेशन प्लांट है और ये फर्मेंटर्स है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना फर्मेंटेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स से आई थिंक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो गाइज प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर such an effort. So thank you so much.